तरुण आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 28 अक्टूबर 2022 की द करंट अफेयर, जो कि द हिंदू से लिया गया है। ये 3-4 जो न्यूज़ हैं द हिंदू से लिया गया है और ये हमारे एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। या आप कह सकते हैं कि प्रीलिम्स बूस्टर हो सकता है, मेंस में भी इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले अगर आप द हिंदू न्यूज़पेपर आपने अगर देखा होगा, पढ़ा होगा, तो फर्स्ट पेज नंबर फर्स्ट पर आपको कानून व्यवस्था और राज्यों के एक समान नीति से संबंधित न्यूज़ और खबर दिए गए हैं। तो उसमें क्या कहा गया है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आपको ये गवर्नेंस में ये प्रश्न बन सकता है, तो इसके तहत यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कानून व्यवस्था पर राज्यों की एक समान नीति हो, ये अमित शाह का स्टेटमेंट है। और अमित शाह जी ने इस स्टेटमेंट को देते हुए ये कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री, जो कि आप सभी को पता होगा कि भारत के गृह मंत्रालय अमित शाह जी के अंडर में है, तो उन्होंने गुरुवार को इस बात को कहा कि राज्यों को एक समान कानून व्यवस्था नीति होना चाहिए। जितनी भी भारत के अंदर में राज्य है, स्पेशली 28 राज्य है, हम सभी को पता, और केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एक कानून व्यवस्था होना चाहिए। और इस एक कानून व्यवस्था होने के पीछे कारण ये है कि ताकि हमारी जो सीमा पार जो आतंकवाद गतिविधियां अक्सर भारत के अंदर में फैलाने की जो कोशिश करते हैं, उसको नाकाम किया जाए। यहां पर यह कह सकते हैं क्योंकि सीमा पर आतंकवाद और साइबर अपराध जैसे कुछ अपराध क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर जाता है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए हमारे भारत देश के वित्त मंत्रालय और हमारे भारत देश के जो गृह मंत्रालय अमित शाह जी ने कहा कि भाई भारत के अंदर में भी कानून व्यवस्था पर राज्यों की एक सहमति होनी चाहिए, एक समान नीति होना चाहिए। हम एक एक करके इन सभी चीजों को चर्चा करेंगे, समझेंगे कि आखिर किस प्रकार के एक कानून व्यवस्था और राज्यों में किस प्रकार का एक समान नीति होगा। इस पर और भी मुख्य पॉइंट्स डिटेल से बात किया है। सबसे पहले मुख्य बिंदु के तहत उन्होंने ये कहा है कि भाई 2024 तक आतंकवाद गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए प्रत्येक राज्यों में से एक राष्ट्रीय जांच एजेंसी होगी। उन्होंने कहा कि भारत में जितने भी राज्य हैं, उन सभी राज्यों में एक जांच एजेंसी होगी, राष्ट्रीय जांच, जिसको एनआईए कहा जाता है ना, नेशनल इन्वेस्टिगेशंस एजेंसी। वो हर राज्य में होनी चाहिए, ताकि जो है जब सब सारे राज्य में होगा, क्योंकि एजेंसी को अतिरिक्त क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र दिया गया है। हमारा जो एनआईए है उसको यह अधिकार दिया गया कि भाई भारत के अंदर जो कितने भी राज्य हैं, उस राज्य में जाकर अपना आंतरिक सुरक्षा से संबंधित पहल उठा सकता है। आतंकवाद से संबंधित मामलों पर संपत्ति को जब्त करने के लिए अतिरिक्त शक्तियां भी एनआईए को दिया गया है, एनआईए को दिया गया। नेशनल इंटेलिजेंस आपको एजेंसी है। मंत्री साहब ने इस बात पर भी जोर देते हुए कहा कि राज्य और राष्ट्रीय जो खुफिया ग्रिड है, जिसको नेट ग्रिड कहा जाता है, ये देखिए, ये प्रश्न आपके प्रीलिम्स में बन सकते हैं। ये प्रीलिम्स का प्रश्न बन सकता है, क्योंकि भाई नेट ग्रिड क्या होता है, ये कहा मंत्री साहब ने। ये कहा कि राज्य से जो राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड है ना, नेट ग्रिड, उसका उपयोग करने का आग्रह भी अभी भी चालू है। आप समझ लीजिए कि नेट ग्रिड जो होता है एक प्लेटफॉर्म है, एक व्यवस्था है, जिसके तहत जितनी भी भारत के अंदर की जो एजेंसियां हैं उनका डेटा शेयर करने का काम करता है। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि इससे प्रश्न आपके प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा जाता है। मैं बता दूं कि नेट ग्रिड जो है 11 एजेंसियां अब की जो डेटा सेट है, एक साझा मंच है। यहां पर ये डेटा इकट्ठा करती है और जिस एजेंसी को भी आपको उस डेटा की आवश्यकता होती है, ये नेट ग्रिड उसे डेटा प्रोवाइड करवाती है। फॉर एग्जांपल, मान लिया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, या मान लिया कि कोई आतंकवादी जो है भारत देश के अंदर में मनी सप्लाई कर रहा है कि भाई भारत के अंदर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए, तो उन सभी का डेटा नेट ग्रिड के पास होता है। वो जो एनआईए को डेटा शेयर कर सकता है, इसलिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया था। साथ भी हमारे देश के जो गृह सचिव है, जिसको होम सेक्रेटरी कहा जाता है, होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला है। ये अजय कुमार भल्ला ने कहा कि हालांकि हमारे संविधान में, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि ये जो लॉ और ऑर्डर है, आपका लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात किया जाए, कानून और व्यवस्था की बात किया जाए, तो कानून व्यवस्था राज्य के अंदर में आता है। हम सभी को पता होगा कि भारत के संविधान में जब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया,
आप जब आप पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी स्केड्यूल्स पढ़ेंगे तो वहां पर पावर का डिविजन्स किया गया है। तो जैसे समावर्ती सूची होता है, राज्य सूची होता है, संघ सूची होते हैं, 3 प्रकार के ऐसे हैं। तो लॉ और ऑर्डर जो है मेंटेन करना ये राज्य के तहत आता है, राज्य के अंदर में आता है। तो अजय कुमार भल्ला ने कहा कि भाई ये राज्य के अंदर में आता है लॉ एंड ऑर्डर, लेकिन संविधान कहता है कि संविधान में इस बात का भी प्रावधान दिया गया है कि भारत की जो गृह मंत्रालय है वो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित, देश के अंदर में राष्ट्रीय सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए, राष्ट्रीय सुरक्षा को बरकरार रखते हुए वो कहता है कि उससे संबंधित मामले पर हस्तक्षेप कर सकता है। और मंत्रालय जो है समय समय पर राज्यों को सलाह भेजता है कि भाई अगर मान लिया कि सुरक्षा का मामला हो तो केंद्र सरकार गृह मंत्रालय वो अपने अंडर में या टाइम टू टाइम उनको सलाह दे सकता है, ऐसा हमारा संविधान कहता है। आप इसको जरूर याद रखिए क्योंकि ये पॉइंट आपके प्रीलिम्स एग्जाम में आपके क्वेश्चन बन सकता है यहां पर। ठीक है, अब हम इस बिंदु पर बात करते हुए हम ये समझेंगे कि आखिर जो है नेट ग्रिड क्या होता है। नेट ग्रिड है क्या, व्हाट इज दिस? सो नेट ग्रिड का सिंपल सा मतलब आप देख सकते हैं कि भाई देश की आतंकवाद निरोधी क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से गुप्त सूचनाओं का एकत्रित करने का एक केंद्रीय संगठन, एक ऐसी संगठन, एक ऐसी व्यवस्था जो भारत के अंदर की जितनी भी गुप्त सूचनाएं हैं जो भारत के खिलाफ प्रयोग किए जा रहे हैं उस गुप्त सूचनाओं का एक संग्रह है, एक ऐसा संगठन जो संग्रहित करता है। नेट ग्रिड एक तरीके से कह सकते हैं कि खुफिया साझाकरण नेटवर्क है ना, ये शेयर करने का काम करता है। इंटेलिजेंस जो डेटा बेस होता है वो शेयर करने का काम करता है। भारत की जो विन विन एजेंसियां हैं, मंत्रालय हैं, स्टैंड ऑन डेटाबेस है, इन सभी डेटाबेस को शेयर करती है नेट ग्रिड। यहां तक कि आतंकवाद रोधी उपाय जो कर हुआ, बैंक खाते के विवरण हुए, क्रेडिट डेबिट कार्ड हुआ, वीजा हुआ, विभिन्न प्रकार की जो सूचनाएं जो है नेट ग्रिड के माध्यम से मुहैया करवाया जाता है। अब एक सवाल आपके मन में उत्पन्न हो रहा है कि इसकी स्थापना करने के पीछे उद्देश्य क्या था। आप सभी को पता होगा कि भारत के अंदर में 2008 में 26/11 का हमला हुआ था, मुंबई अटैक के नाम से जाना जाता है। और उस मुंबई अटैक के दौरान जो इस बात महसूस हुआ कि भारत के पास एक ऐसी खुफिया एजेंसी होनी चाहिए जो हर जगह के डेटा को कलेक्ट करे, भारत के अंदर में जो भी आतंकवादी गतिविधियां हो रही उसकी जानकारी उसके पास हो। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए, है ना, इसकी कमी को उजागर करते हुए इस एजेंसी की स्थापना की गई और फाइनली 2009 में इसकी स्थापना किया गया। मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह संबंध रखता है आपके गृह मंत्रालय से संबंधित, है ना। अब एक प्रश्न आपके मन में यह भी उत्पन्न होना चाहिए कि जो नेट ग्रिड है उसमें 11 एजेंसियों को ये डेटा शेयर करती है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि वो 11 एजेंसी है कौन जो डेटा शेयर करती है, जिसे नेट ग्रिड डेटा शेयर करती है आपका। तो इस चीजों को भी हम समझेंगे। तो ये देख सकते हैं भारत के अंदर की जो 11 एजेंसियां, खास करके केंद्रीय जांच ब्यूरो है आपका, जिसको आप सीबीआई कहते हैं, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो कहते हैं, राजस्व खुफिया निदेशालय है, प्रवर्तक निदेशालय जिसको ईडी, आजकल काफी चर्चा में है ईडी आपका, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क हुआ आपका, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आयकर विभाग हुआ जिसको डीबीटी जो कहते हैं, कैबिनेट सचिवालय हुआ, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो हुआ, वित्तीय खुफिया इकाई और राष्ट्रीय जांच एजेंसी। इन 11 को देश की जो प्रमुख संघीय एजेंसी है ये नेट ग्रिड डेटाबेस तक पहुंचाने के लिए अधिकृत है। इन 11 एजेंसी को ये डेटा मुहैया कराने का काम करती है। क्लियर है, आप इस बात से समझ गए हैं। ये द हिंदू का न्यूज का प्रथम पृष्ठ पर ये दिया गया था। अब बात करते हैं दूसरे न्यूज की तरफ चलते हैं। दूसरी जो न्यूज है ये दिया हुआ है सिक्कों से संबंधित। कहा गया कि भाई भारत देश के अंदर में देवी देवताओं की जो छवि वाले जो सिक्के जो है कुषाण काल से ही चलते आ रहे हैं। अर्थात जब कुषाण भारत के अंदर में जो कुषाणों का शासन था उस वक्त से ही ये प्रचलन थी, ये परंपरा थी कि देवी देवताओं की छवि जो सिक्कों पर ढाला जाए, मुद्राओं पर ढाला जाए, है ना। उसी से संबंधित ये द हिंदू का न्यूज बात करता है। तो आपको हिस्ट्री में ऐसे प्रश्न आपको पूछ सकते हैं और ये प्रसंग जो है हिस्ट्री का बन सकता है आपका। तो कहता है, द न्यूज में कहता है कि भारत में देवी देवताओं की छवियों के साथ सिक्के बनाने की एक लंबी परंपरा है। इस चीज पर चर्चा करेंगे। तो इस परंपरा के तहत ये हम देखने की कोशिश करेंगे कि भारत में किस प्रकार की जो कितने राजाएं थे जो आप इस तरीके के छवि वाले देवी देवताओं की
प्रतिरूप लगाया करते थे। तो सबसे पहले इसमें आपके जब आप न्यूज़पेपर को आप पढ़ेंगे देखेंगे तो वहां पर कहा गया है कि इतिहासकारों के अनुसार जो है मध्य एशियाई क्षेत्र में आने वाले उस वक्त के जो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व की बात करते हैं, शासन करने वाले जो कुषाण ने अपने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की छवि का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो ये प्रश्न आपका प्रीलिम्स में पूछ देगा कि भाई भारत में पहली बार देवी देवताओं की छवि पर सिक्कों पर ढालने के लिए देवी देवताओं की छवि लगाने वाला पहला राजा कौन था भारत के अंदर में, किस पीरियड के दौरान में? तो तीसरी शताब्दी में किसके द्वारा आपका हुआ? कुषाण के द्वारा देवी लक्ष्मी की छवि का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति था। और साथ ही धन की ईरानी देवी और आपका आदर्श, इन सभी का भी प्रयोग किया गया। तो ये आपका वीवीआई हो गया। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाएंगे, प्रीलिम्स एग्जाम में पूछ दिए जाएंगे आपको डायरेक्ट, है ना। इसके अलावा जो है कुषाण के अलावा अपने सिक्कों में ओशो अर्थात यहां पर शिव की बात की गई है, चंद्र देवता मीरोती, ये भी प्रश्न पूछ सकता है भाई कुषाण काल के दौरान सिक्कों पर लक्ष्मी के अलावा किन किन देवी देवताओं की छवि उस पर लगाया गया था, चित्रित किया गया था। मीरो का हुआ, बुद्ध का भी देखा गया है। सिक्का वादक जो है अमरवीर सिंह कहते हैं, सिक्का वादक अर्थात न्यूमिनिस्टिक की बात करते हैं, जिनके पास मोहम्मद बिन सैम और हैदर अली द्वारा ढाले गए सिक्कों का भी एक बड़ा संग्रह है। इसके अलावा और भी राजा है, मुस्लिम राजा ने भी सिक्कों पर आपने देखा होगा कि भाई ये चंद्र देवता और बाकी जो देवी देवताओं के प्रतिरूप को चित्रित किया है, ये भी इसमें आपको देखने को मिलता है। तो ये प्रश्न आपके प्रीलिम्स में बन सकता है। प्रीलिम्स में आपको हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न आप कल पूछे जा सकते हैं, है ना। अब चलिए इसमें अलावा यह भी कहा गया कि आप विजयनगर का नाम तो सुना होगा। विजयनगर के संस्थापक के तौर पर हरिहर और बुक्का को माना जाता है ना। तो विजयनगर के राजाओं ने भी आप देखेंगे कि हिंदू मूर्तियों के साथ सिक्काओं का इस्तेमाल भारत के अंदर में किया है आपका। जैसे हरिहर द्वितीय हुआ करते थे, तो हरिहर द्वितीय 1377 से 404 तक उनका शासन रहा। उन्होंने ब्रह्मा और सरस्वती, विष्णु लक्ष्मी, शिव पार्वती के सिक्के पेश किए हैं, अर्थात उस वक्त जो है सिक्के पर उनका हुआ करता था। वहीं पर बात करें मोहम्मद बिन सैम द्वारा जारी किए गए देवी लक्ष्मी के सिक्के के बारे में भी 1192 ईस्वी में बात करता है कि भाई उस भूभाग में पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद मोहम्मद गौरी के नाम से भी जाना जाता था ये। तो ये उस वक्त भी आपको सिक्के पर देवी देवताओं को चित्रित देखने को मिलता है ना। अब एक प्रश्न है आपका, अक्सर ये भी प्रश्न के तौर पर पूछ दिया जाता है कि जो न्यूमिस्मेट की अगर हम बात करें कि न्यूमिस्मेटिस्ट क्या होता है, जिसको हिंदी में आप इसे मुद्रा शास्त्री या मुद्रा शास्त्र विशेषज्ञ कह सकते हैं, जो बहुत सारे मुद्राओं का संग्रह करता है। बड़े पुराने राजा विक्टोरिया से लेकर जितने भी हैं पुराने आपके इतिहास के पन्नों में, उन सभी मुद्राओं को जांच कर आप कह सकते हैं कि अब जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात है, कुषाण की बात कहा गया कि भाई कुषाण के दौरान में जो सिक्का मिला है उस पर लक्ष्मी के चित्र है, अर्थात ये हो सकता है कि कुषाण के दौरान जो है लक्ष्मी की पूजा होती थी या लक्ष्मी की महत्व को उसमें दर्शाया गया है ना। तो बड़े बड़े जितने भी इतिहासकार होते हैं सिक्कों के माध्यम से इतिहास के कुछ पन्ने को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो ये है आपका न्यूमिस्मेटिक्स होता है, जिसको मुद्रा शास्त्री या मुद्रा शास्त्र विशेषज्ञ भी कहा जाता है ना। ये क्या होते हैं, मुद्रा शास्त्री में संग्रह विशेषज्ञ, डीलर और विद्वान शामिल है जो वस्तु आधारित अनुसंधान में सिक्कों और अन्य मुद्राओं को उपयोग कर इतिहास की रचना करते हैं। हाँ, तो ये है आपका न्यूमिस्मेटिक्स, इन्हें कहा जाता है। ये द हिंदू का न्यूज था। नेक्स्ट सबसे एक प्रमुख न्यूज ये भी है आपका आरबीआई से संबंधित। जब आप बिजनेस के पेज पर जाएंगे तो वहां पर आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज के तौर पर मिलेगा कि हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ना, ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं। यहां पर इस न्यूज में यह कहा गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी जो आप मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी को हम कह सकते हैं कि नीति पैनल जो है वो 3 नवंबर को मुद्रास्फीति रिपोर्ट पर चर्चा करेगी। भारत के अंदर में जो इन्फ्लेशन का रिपोर्ट जारी किया जाएगा और इस रिपोर्ट पर चर्चा किया जाएगा। उस रिपोर्ट के माध्यम से यह कहा जाएगा कि भारतीय जो रिजर्व बैंक है, जिसे आप आरबीआई कहते हैं, तो आरबीआई ने इस प्रसंग के माध्यम से कहा है कि 3 नवंबर को मौद्रिक नीति समिति, जिसको एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी कहते हैं, वो एक अतिरिक्त बैठक बुलाई है जिसमें 3 तिमाही के लिए 2% से 6% जो खुदरा सूचना के अनिवार्य लक्ष्य को याद करने के लिए कहा गया। मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह डिसाइड किया कि भारत के अंदर में जो मुद्रास्फीति होगा 2% से लेकर 6% के बीच में होगा।
ऐसा कहा गया कि भाई 2% से, लेकिन जिस प्रकार से हमारी मुद्रास्फीति दिन पर दिन बढ़ रही है तो इसके प्रति एक प्रश्न लगता है कि आखिर इसके पीछे रीजन क्या है। क्या इसके पीछे रशिया और यूक्रेन का युद्ध है, क्या कोविड-19 है, क्या है इसके पीछे रीजन, कारण है, आखिर इतना मुद्रास्फीति तीव्र क्यों हो रही। तो उसी बात पर चर्चा होने वाला है। आपको ये 3 नवंबर से चर्चा चलेगी आपका किसमें, मौद्रिक नीति समिति। तो आपको प्रश्न पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि भाई मौद्रिक समिति नीति क्या होता है ना। तभी तो मैंने कहा कि ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता। मुख्य बिंदु के तहत ये कहा गया है, इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको जो न्यूज़पेपर में जो दिया है उसमें यह कहा गया है कि जो एमपीसी है, एमपीसी का मतलब होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, है ना, मौद्रिक नीति समिति होता है ना। और उसके आपका चेयरमैन कौन होते हैं, तो चेयरमैन होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास है, जो आप देख सकते हैं यहां पर शक्तिकांत दास है। तो उन्होंने कहा कि भाई उनको एक रिपोर्ट भेजा गया और इस रिपोर्ट पर विचार करने के लिए कहा गया और कहा गया कि लक्ष्य क्या था, हम लक्ष्य से चूक क्यों रहे। अगर हमारा लक्ष्य 2% से लेकर 4% का है तो ये लक्ष्य को क्यों हम लोग चूक रहे हैं, 6% तक है तो क्यों, आखिर इसके पीछे कारण क्या। तो ये बातें इनमें के तहत कहा गया। ये भी कहा गया कि 2016 में जो एमपीवीसी के जो ढांचे तैयार किए गए थे वो काफी प्रभावशाली था, दूसरी बार भी आपको प्रभावशाली था। तो इसमें इस बार ये कहा गया कि इस बार पहली बार ऐसा होगा कि जब इस तरीके की रिपोर्ट जारी किए जाएंगे 2016 के बाद, और ये दूसरी बार होगा जब इसी वर्ष अनुसूची के बैठक बुलाई जाएगी, स्केड्यूल्स के बैठक बुलाए जाएंगे। इन पर चर्चा इसमें किया गया है। लेकिन अब सबसे पहले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछेगा, क्या पूछेगा प्रश्न भाई, कि मौद्रिक नीति या समिति क्या है, व्हाट इज द मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी क्या है, ये प्रश्न पूछेगा। सबसे पहला पॉइंट तो ये मैं बता दूं कि जो मॉनेटरी नीति समिति होता है भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम 1934, आप सभी को पता होगा कि आरबीआई एक्ट 1934 के तहत जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था। 1 अप्रैल को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दिवस भी मनाया जाता है। तो मौद्रिक नीति समिति का जो गठन किया गया है वो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के धारा 45 जेड बी के तहत एक तरीके से वैधानिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, आपका वैधानिक निकाय है ना। और उस वैधानिक निकाय के तहत इसकी स्थापना की गई, है ना। अब इसके स्थापना करने के पीछे लक्ष्य क्या था, लक्ष्य यह था कि इसके वृद्धि के लक्ष्य को पीछा करते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए एक संस्थागत ढांचा होगा। भारत देश के अंदर में मुद्रास्फीति बढ़ रही है तो उसको संतुलित कैसे किया जाए, है ना। उसी प्रकार से ये जो रिकमेंडेशन दिया गया था उर्जित पटेल, आप सभी को पता होगा कि शक्तिकांत दास से पहले जो भारतीय रिजर्व बैंक का जो गवर्नर थे वो उर्जित पटेल थे, और वही उर्जित पटेल ने रिकमेंडेशन दिया था, उन्होंने सिफारिश किया था कि भाई मौद्रिक नीति समिति की स्थापना होनी चाहिए जो देश के अंदर में संतुलन बनाए रखे। किस प्रकार का संतुलन, आर्थिक संतुलन की बात किया, है ना। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक। अभी आप देख सकते हैं कि शक्तिकांत दास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं, और माइकल पात्रा जो डिप्टी गवर्नर है, जनक राज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, श्री चेतन घाट आपका प्रोफेसर। इसी प्रकार से ये सभी लोग इस कमेटी के अंदर में मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर में आपको देखे जाते हैं। टोटल 6 सदस्य होते हैं आरबीआई के गवर्नर के अलावा। अब चलिए अब हम बात करते हैं, यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है कि मौद्रिक नीति समिति का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है। तो मकसद है पहला मूल्य की स्थिरता अर्थात प्राइस की स्टेबिलिटी, दूसरी बात अर्थव्यवस्था के विकास में तेजी लाए, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट हो, वृद्धि हो, विनिमय दर का स्थिरीकरण, जो एक्सचेंज रेट का जो स्टेबलाइजेशन हो आपका, है ना, बचत और निवेश संतुलित करना, रोजगार पैदा करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, और वित्तीय स्थिरता फाइनेंशियली जो है स्टेबिलिटी हो। ये मुख्य उद्देश्य होता है मौद्रिक नीति समिति का, है ना, ये मुख्य उद्देश्य है। वहीं पर हम बात करें आगे चलकर कि मौद्रिक नीति समिति की संरचना क्यों गई थी, तो संरचना के पीछे आप देख सकते हैं है, इसमें आप देखेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक, जैसा कि पहले बता दिया कि गवर्नर जो होते हैं समिति के अध्यक्ष होते हैं। दूसरी बात है कि इसमें 6 सदस्य होते हैं, पहले हमने आपको दिखाया उन 6 सदस्य, 5 सदस्य हैं और एक गवर्नर को इंक्लूड करके कितने सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं। अध्यक्ष सहित 3 आरबीआई के अधिकारी होंगे और 3 सरकार द्वारा नामित, सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करके भेजती है रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर, और 3 आरबीआई के तरफ से होते हैं, आरबीआई के अधिकारी होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक
के गवर्नर भी इसके होते हैं, और भी डिप्टी गवर्नर, मौद्रिक नीति के प्रभारी सदस्य, ये सभी लोग इस बोर्ड के अंदर में होते हैं। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकता है ना। तो ये सबसे प्रमुख आज का ये न्यूज था, द हिंदू से लिया गया था, आपके एग्जाम के लिए प्रमुख हो सकता है और है भी। इस तरीके के ही प्रश्न आपके प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।